वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की अंतिम रणनीति के बारे में। साथ में रेलवे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आप लोगों को बताने वाले हैं आज कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, एग्ज़ाम की अंतिम रणनीति क्या है, सिलेबस क्या है, तमाम सारी चीज़ों पर इनसे बात करने वाले हैं और अभी ये जॉब कर रहे हैं रेलवे में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अच्छा बताइए, आपकी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कब तक होने की संभावना है? एग्ज़ाम डेट पे चर्चा करें आप पहले। अभी तो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी इस महीने तक चलेगी एनटीपीसी। तो कब तक संभावना लग रही है कि एग्ज़ाम हो सकती है? शायद सितंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बीच में उसको सीजीएल भी करवाना है और सीएचएसएल भी करवाना है, इसलिए सितंबर से स्टार्ट होगी। सितंबर से उनका कहना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है शुरू होने की संभावना है। देख ले आप लोग, एग्ज़ाम तो देखो पक्का होगा ही। तो वैसे में कम समय बच रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं और वैसे भी कहा जा रहा है कि अगला ये अंतिम मौका है कि नहीं, क्योंकि अब जो है उसकी आईटीआई हो जाएगी, है ना? बताइए उसके बारे में थोड़ा लोगों को। अभी जो वैकेंसी आई थी 2018 में सबसे पहले, तो उसमें तो बिना आईटीआई का था वैकेंसी ग्रुप डी का। उसके बाद फिर 19 में आया, उसमें आईटीआई लागू किया था, पर स्टूडेंट ने ज़्यादा हल्ला करने लगा कि पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं किया या कुछ, तो जिसके कारण सरकार का चुनाव भी था उस समय, तो मजबूर होकर हटाना पड़ा आईटीआई। लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही नोटिस जारी करके बता दिया कि अगले बार से जो भी वैकेंसी आएगी रेलवे में वो बिना आईटीआई के कोई भी वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। अच्छा, तो आप ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, है ना? तो कितना दिन तैयारी किए थे आप? मेरा सिलेक्शन तो हुआ था, मैं वैसे रेलवे का तैयारी करता नहीं था, मैं तैयारी कर रहा था एसएससी का। इससे पहले मेरा 2016 में एसएससी एमटीएस का हुआ था, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव भी दिया पर मेरिट में नाम नहीं आया। उसके बाद फिर 2017-18 वाला था और एसएससी जीडी का, उसमें भी हुआ था। तो तब तक मेरा इधर हो गया था रेलवे में, तो फिर मैं उसका फिजिकल देने नहीं गया। और उसके बाद फिर आईटीबीपी का था एक, सिलेबस के बारे में लोगों को बताइए। फिर आईटीबीपी टेलीकॉम का था, उसमें भी हुआ था। तो फौज का नौकरी था इसीलिए नहीं गए। उसके बाद फिर अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। थोड़ा सिलेबस के बारे में बताइए कि क्या कैसे लोग पढ़े, थोड़ा सा आप डील करके बताइए यहाँ से कि कैसे कैसे लोग करें, काम करें ताकि इसका सिलेक्शन हो सके कम समय में। देखिए, रेलवे का जो सिलेबस है ग्रुप डी का ये सिलेबस है, एनटीपीसी का सिलेबस नहीं है, ये ग्रुप डी का सिलेबस है। इसमें रीजनिंग आता है 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का। उसके बाद मैथ्स आता है 25 का, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस आता है 20 का, और साइंस आता है जनरल साइंस 25 का। जिसमें से रीजनिंग और मैथ दो टॉपिक ऐसा है जिसमें से आप पूरे के पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। यानी कि रीजनिंग हो गया और मैथ, हाँ, ये दो टॉपिक ऐसा है, इनका कहना है ये 55 नंबर का हो गया, रीजनिंग और मैथ मिला करके। हाँ, 55 नंबर का होता है, जिसमें से आप यदि ठीक ठाक भी तैयारी करते हैं तो आप 50 तो ला सकते हैं। रीजनिंग में 50 नंबर लाया जा सकता है, 55 में से 50 नंबर मतलब लाया जा सकता है ना। अब बच गया जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जो कि 45 नंबरों का होता है, ये ना 45 नंबर का होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो आप जनरल साइंस को लेकर चलिए और जनरल अवेयरनेस दोनों 45 का, उसमें से जिसमें से आप 20 to 25 तो ला सकते हैं। मिनिमम बात है ये, मैक्सिमम तो 35 तक भी आ सकता है। आप लोग तैयारी करें तो 75 नंबर 75 नंबर आ जाता है। यदि 75 नंबर आप लाते हैं, किसी भी जोन से आप भरे हैं फॉर्म, ये डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ लो कट ऑफ जाता है या हाई कट ऑफ जाता है, कहीं से भी आप फॉर्म भरे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप जो इस समय साइंस वगैरह की तैयारी किए थे, तो कैसे किए थे साइंस की तैयारी? साइंस का तैयारी तो मैं लुसेंट का एक बुक आता था जनरल साइंस का, उसका था, और उसके बाद कुछ पीडीएफ वगैरह था उपलब्ध मार्केट में, उससे भी किया था। आपका भी एक उस समय पीडीएफ आता था, उससे भी पढ़ा। हमारा उस समय पीडीएफ चला करता था नयन अल्टीमेट का, मार्केट में हम लोग जो चलाते थे। अब तो ये बंद हो चुका है, तो अब हम लोग यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, वही कंटेंट है सेम टू सेम। तो इन्हीं से ये निकाला था और ये सिलेक्टेड है। उन्होंने खुद कहा है कि आपके जो है उससे मैं किया था पीडीएफ से। तो अब आप लोग जो है अपना वीडियो देख सकते हैं, नयन अल्टीमेट वाली जो भी वीडियो है उसको उस पर देखें। साइंस की बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें फिजिक्स की डली हुई है, ठीक है ना। तो बाकी उनसे आज और कुछ हम बात करने वाले हैं कि अंतिम समय में कितना दिन आप तैयारी किए थे अंतिम समय में? मैं तो रेलवे की तैयारी मुश्किल से 15 से 20 दिन क्या होऊंगा। 15 से 20 दिनों में उन्होंने रिजल्ट लिया था और आप लोगों का एक अंतिम मौका है सितंबर में। आप लोग याद रखो, यदि कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो आपकी एग्जाम जो है होने की काफ़ी हद तक संभावना है। तो ऐसे में क्या करें, आप लोग जी जान झोंक दो इस बार सिलेक्शन, क्योंकि इसके बाद जो भी रेलवे में पोस्ट आएगी
वो ITI वाले के लिए हो जाएगी, है ना? तो हाँ, मतलब बिल्कुल ITI वाले के लिए हो जाएगी। जिसके पास ITI नहीं है उसके लिए लास्ट मौका है, वो लोगों के लिए लास्ट मौका है। तो आप लोग आखिरी ओवर समझ के मैच का जी जान अपना झोंक दे पूरा। तो ठीक है, अब इनसे बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में जो है कितना देर क्या काम होता है, कितना देर का होता है, कौन कौन सी पोस्ट कौन सा बढ़िया होता है, साथ में ये भी बताने वाले हैं कि सैलरी कितना मिल रहा है ग्रुप डी में, तमाम सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बताइए आपकी सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है ग्रुप डी के लिए, लोगों को बताइए, दर्शकों को जरा सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? वैसे ग्रुप डी में यदि देखा जाए तो प्रमोशन के हिसाब से डिपार्टमेंटल प्रमोशन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होती है। उसके बाद यदि सीनियरिटी बेसिस पर देखा जाए प्रमोशन तो फिर SNT में होता है। और यदि सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो फिर एक ट्रेन AC करके आता है जो AC का मेंटेनेंस करता है ट्रेन में। पोस्ट कैसे मिलता है, नंबर के हिसाब से मिलता है या कैसे होता है ये सब? नहीं, ये सब नंबर कोई नहीं, मेडिकल थोड़ा देखता है किसका कौन सा स्टैंडर्ड का मेडिकल है, उस हिसाब से दे देता है। यदि मेडिकल आप लोगों को मैं बता दूं कि रेलवे के मेडिकल के बारे में भी बात करने वाले हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से कि कैसे कैसे मेडिकल हुआ था इनका, मेडिकल पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहना है। हाँ बताओ फिर। यदि आपका मेडिकल फिट है तो फिर कोई भी पोस्ट आपको मिल सकता है, उसमें कोई नहीं है कि यही मिलेगा आपको। अच्छा ये बताओ, मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता है कि इतना मार्क्स तो आपको कोई साइंस का मिलेगा। क्लास है वो क्या लग रहा है ग्रुप डी के हिसाब से परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है आपका क्लास। ये सुना आप लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक बात। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में जो है बहुत सारी बेबुनियाद बातें और बेबुनियाद चीज़ें जो है इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। ऐसे में नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल जो है बेहद ही ऑथेंटिक स्रोत से हम लोग NCERT प्रीवियस ईयर तमाम सारी जगहों से तब जाके आपको देते। एक दिन मैं देख रहा था साउंड वेव का, मतलब वेव वाली अभी फिजिक्स की नई क्लास आई है, मैंने यूट्यूब पे देखा कि इतने बहुत जगह पे अनुदाय को बड़े बड़े चैनलों पे मैंने देखा कि अब नाम क्या ही लूँ मैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ में गलत बताया जा रहा था। इसीलिए आप लोग इधर उधर न भटके। हमारे जो अंदर में टीम है वो रेलवे में बहुत सारे अच्छे से बहुत सारे लोग उसमें अभी लास्ट समय है और आप लोगों को मुश्किल से 1 से 1.5 महीना टाइम मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 1 सेट तो मारना ही मारना है। 1 सेट प्रत्येक दिन मारना और है। 1 सेट मारने के बाद उसके बाद आप उसको मूल्यांकन कीजिए कितना मार्क्स आपका आ रहा है। और सबसे पहले ये देखना है कि आपका कौन सा पार्ट से क्वेश्चन बराबर छूट रहा है। कोई ऐसा पार्ट होगा जिससे आपको कल भी क्वेश्चन छूट गया, आज भी छूट गया, फिर परसों भी छूट रहा है, तो उस पोर्शन को पहले आप मजबूत कीजिए। बाद बाकी जो अच्छा है उसको तो छोड़िए, उसको सिर्फ रिवाइज करते रहिए, वो टेस्ट में होता ही रहेगा। और जो आपको लग रहा है कि उसके मेरा क्वेश्चन छूट रहा है उसको आप रिवाइज करते रहिए हमेशा। तब हम बात कर रहे थे सैलरी की। जरा दर्शकों को बताओ, जो भी नए लोग ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए इच्छुक लोग हैं, कि क्या मिलता है, कैसे मिलता है जॉब के बाद, तो थोड़ा सा बताओ सैलरी वैलरी क्या है? सैलरी अभी के समय में मिनिमम 28,000 से लेकर आप 50,000 तक भी मिल सकता है। और डिपेंड करता है आपको पोस्ट बाय पोस्ट। और ग्रुप डी में भी 50,000 तक मिल सकता है? हाँ 50,000 तक मिल सकता है। अच्छा, तो क्या कैसे बताओ, क्या सिस्टम है? यदि आपका ग्रुप डी में होता है एक पोस्ट, वो ट्रेन AC लाइटिंग का बोला ना, तो उसमें यदि आपका होता है तो ट्रेन का जितना भी AC का मेंटेनेंस होता है ना, जैसे चलती ट्रेन में एक स्टाफ रहता है AC बोगी में, तो उसी का काम होता है AC का टेम्परेचर लो करना या हाई करना, जो भी करना हो उसी को करना होता है। तो वो ट्रेन जैसे अब कोई जयनगर से खुली और जा रही है चेन्नई तक या जहाँ दिल्ली तक मान लो जा रही है, तो वो दिल्ली जयनगर से लगभग 1200-1500 किलोमीटर होगी, तो उसको 3 या 4 रुपये के 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर उसको अलाउंस मिलता है। अच्छा। सैलरी के अलावे तो वही एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कम से कम 15-20 हज़ार तक बन जाता है उन लोगों का। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए लोगों को ज़रा कि ये जो छुट्टी उट्टी है क्या होता है ग्रुप डी में, मतलब क्या क्या सिस्टम है छुट्टियों का? छुट्टी रेलवे में मिलता है वैसे 10 CL मिलता है, 15 LAP मिलता है 6 महीने का, फिर अगले 6 महीने में 15 LAP मिलता है, टोटल 30 LAP मिलता है, 10 CL मिलता है और 20 HLAP मिलता है। तो टोटल हो गया कितना, 10 और 30, 10 40 और 20 60 इधर हो गया। और 12 NH का मिलता है छुट्टी, नेशनल हॉलीडे का मिलता है 12। और वो कंपलसरी नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगा ही नेशनल हॉलीडे का, हो सकता है आपसे ड्यूटी भी करवाए, लेकिन उसके बदले फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा।
अच्छा, ये बताया जाए कि ये कितने घंटे की जॉब पे वहाँ पे काम करना होता है, मतलब रेलवे में ग्रुप डी में? अभी तो फिलहाल 2 टाइप से चल रहा है, कहीं कहीं कुछ है 12 घंटा का भी चल रहा है और कुछ 8 घंटा का भी चल रहा है। तो 8 घंटा मैक्सिमम 8 घंटा का ही ड्यूटी चल रहा है। तो 8 घंटा में आपको 6 दिन ड्यूटी करना है सप्ताह में और 1 दिन रेस्ट। यदि 12 घंटा आप ड्यूटी करते हैं तो फिर 5 दिन ड्यूटी और 2 दिन रेस्ट। अच्छा अच्छा। तो अब आप लोगों को, ये सिलेक्टेड आदमी है, ये बता रहे थे, अब आप लोगों को जो है मेडिकल के बारे में मतलब बताने वाला हूँ। ग्रुप डी का मेडिकल कैसे होता है, ज़रा लोगों को बताइए। मेडिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल भी होता है क्या उसमें? हाँ, फिजिकल भी होती है। फिजिकल सबसे पहले फिजिकल और मेडिकल दोनों चीज़ के बारे में आप लोग ढंग से जान ले आज। फिजिकल होता है, उसमें आपको 1 किलोमीटर का रेस रहता है, जिसमें 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम होता है। और 30 या 35 किलो का वेट उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर जाना होता है। फिजिकल में ये होता है। फिर उसके बाद मेडिकल आ जाता है। मेडिकल में क्या क्या होता है? बेसिकली मेडिकल के बारे में बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर ग्रुप डी के मेडिकल के बारे में बताइए। तो मैंने कहा था आप लोगों को किसी दिन कोई सिलेक्टेड लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा और ये आप लोगों को बताया गया भी कि किस हिसाब से मेडिकल हुआ था। तो ज़रा बताइए लोगों को। मेडिकल आपको पहले तो होता है, पहले शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल पास होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, यहाँ एंटर किया जाता है। फिर आपको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है, जिसमें मेडिकल में मेन रूप से सबसे पहले आँख को देखा जाता है। आँख चेक किया जाता है? कोई भी बढ़िया से चीज़ चेक किया जाता है तो आँख को किया जाता है। आँख में कलर विजन है या आपका कितना 6/6 का आँख है या 6/9 है, जो भी है वो चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आँख खराब रहा उसको निकाल देगा? नहीं, निकालेगा नहीं, उसको भी नहीं निकालेगा, लेकिन उसको पोस्ट, ऐसा कुछ पोस्ट है जो उसको नहीं दे सकता है। अच्छा अच्छा। जो सेफ्टी के हिसाब से उसके लिए परफेक्ट नहीं है, तो उसको ये पोस्ट ना देकर दूसरा पोस्ट देगा कोई। और क्या होता है? और मेडिकल आँख के बाद फिर उसमें एक आँख में देखा जाता है। लेसिक सर्जरी होता है, कोई लोग करवाया रहता है तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ECG होता है। फिर आपको ब्लड शुगर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको हाइड्रोसिल का होता है। बस। तो मेडिकल पे भी चर्चा कर लिया हमने, तमाम सारी चीज़ें कैसे कैसे जॉब है, तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को आज ग्रुप डी के बारे में हमने जानकारी दिया। अब अंतिम समय में थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ और इनसे भी पूछते हैं कि अंतिम रणनीति पे एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, ताकि अंतिम मौका जो आप लोगों का है बिना ITI का, इसमें आप लोग अपना जी जान झोंक के जो इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन ले। तो देखो, सबसे पहले बात है कि इनसे भी मैंने बात की और मैं भी बता रहा हूँ कि मैथ्स, देखो आप लोग, एक तो मैथ्स हो गया और दूसरा रीजनिंग। ये दोनों टॉपिक जो है, मैथ्स जो है आप लोगों का 25 नंबर का आता है और रीजनिंग 30 का आता है, ठीक है। ये दोनों ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा में पूरा नंबर लाया जा सकता है लगभग। अगर चाहे तो 55 नंबर हो गया, तो 55 में अगर आप चाहते हो तो 50 प्लस यानी कि 51, 52 इतना तक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैथ्स में आप लोग क्या करें, तो मैथ्स के लिए थोड़ा बताइए क्या करें। और आपने क्या किया था मैथ्स में काम? मैंने तो RS अग्रवाल पढ़ा था। RS अग्रवाल की मैथ्स का बुक इन्होंने पढ़ा था। और उसके बाद सेट प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किया था, जितना भी टाइम मिला उसमें सेट प्रैक्टिस किया। और इधर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया और मेंसुरेशन। एडवांस और अर्थमेटिक 2 तरह का जो होता है मैथ्स। तो ग्रुप डी में क्या होता है, किस में कितना और किस में कम? ज़्यादातर तो अर्थमेटिक से ही आता है क्वेश्चन, होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आता है एडवांस से भी, लेकिन वो लेवल इतना हाई नहीं रहता है, तो आप थोड़ा भी पढ़ कर जाएंगे तो हो जाएगा। और रीजनिंग, तो मैथ्स का तो आप लोगों को हो गया क्लियर। तो अभी आप लोग जो है समय कम है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, वीक है, और जो पोर्शन उस पर आप लोग काम करने की जरूरत है। नया चीज़ आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर दे। जल्दी पढ़ना है तो 10-5 दिन में निपटा लो, क्योंकि जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। NTPC 7th फेज जो है 31 तारीख को ख़त्म होने वाला, 31 जुलाई को। और रीजनिंग के लिए बुक जो आप पढ़े थे जरा दिखाइए लोगों को। तो रीजनिंग के लिए उन्होंने जो बुक पढ़ा था, यही बुक है ये रीजनिंग के लिए। ये देखिए, ये उन्होंने अरिहंत का बुक है। इसमें कैसे कैसे पढ़े थे?
मैंने तो सबसे पहले उसका एक बार तो मैं कंप्लीट कर रखा था। हाँ, एक बार जब कंप्लीट किया था उन्होंने। हाँ। एग्जाम का टाइम आया तो बस एक बार देखते गया सही से कि कोई भूला हुआ चीज हो जो फिर से याद आ जाए। उसके बाद रीजनिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा टॉपिक लगा? मुझे तो वैसे सबसे डिफिकल्ट ब्लड रिलेशन ही लगता है, लेकिन फिर भी सही है, वैसा नहीं है कि कोई कठिन है, लेकिन मुझे लगता है। तो रीजनिंग भी इनका देखो, एक्चुअली बता दिया, रिहंत वाली किताब दिखाया। तो आप लोग क्वेश्चन जो है रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रैक्टिस करें और अपना टारगेट आप लोग 30 दिन मान के चले और डेली अभी से एक एक मॉक टेस्ट दें और उसका जो है पूरी तरीके से मूल्यांकन करें, कहाँ पे क्या कमी रहा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग एनालिसिस करने का काम करें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखें कि कहाँ पे क्या रहा। मॉक टेस्ट डेली दे, मॉक देना ही डेली है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो एग्जाम जो होता है इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम तो लंबा चलेगा, कम से कम कितना चलेगा? कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीना चलेगा। तो अब पहले ही दिन तो सबका नहीं हो जाएगा। अब पहले ही दिन सबका हो गया, जिसका भी एग्जाम थोड़ा लेट होगा, आप लोग क्या करें, पहले दिन का जो भी क्वेश्चन आया होगा यूट्यूब वगैरह से उसको एनालिसिस करें। फर्स्ट शिफ्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन आया, सेकेंड में, क्योंकि पैटर्न जो है शुरुआत से ही रेलवे का सेम ही रहता है, शुरू पैटर्न यही रहता है, तो पैटर्न पकड़ में आ जाएगा जिसका थोड़ा लेट होगा। साथ में एक और बात कि नैन अल्टीमेट चैनल जो है, मैं सेंटरों पे जा के एलडीसी के एग्जाम में भी गया था एक सेंटर पे और एनालिसिस किया था, और ग्रुप डी में भी जाने का काम करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पूरा एनालिसिस कराऊंगा, एक एक स्टूडेंट से मैं बात करूंगा सेंटरों पे जाके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर जरूर कर दे, ग्रुप डी के लिए आप लोग शेयर जरूर करें। अब देखो, अब रह गई बात जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो साइंस के लिए तो उन्होंने बता दिया मेरा नोट, तब तो नोट तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, तभी मैंने क्या किया, क्लास ला दिया। तो यूट्यूब पर आप लोग क्लास देखें। अब साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए क्या किए थे, कौन सा बुक पढ़े थे आपने? बुक जरा दिखाइए अपना। जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले आप लुसेंट तो पढ़ते ही होंगे, लगभग लड़का तो लुसेंट पढ़ता ही है। उसमें लुसेंट में भी आप विविध का जो क्वेश्चन आता है ना, लास्ट वाले पेज में होता है कुछ, लास्ट वाले 25-30 पेज होता है। ये रहा लुसेंट, देखो ये लुसेंट रहा, इसमें कहाँ पे होता है ये? लास्ट में शायद 25-30 पेज का होगा विविध का क्वेश्चन, विविध का, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें, बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उसको पढ़िए। फिर यूट्यूब वगैरह से जहाँ से भी उपलब्ध हो पाता है स्टैटिक जीके का, वो पढ़िए, सबसे बढ़िया वही रहेगा। कम समय के लिए सबसे बढ़िया वही रहेगा। ग्रुप डी में करंट आता है, लेकिन आपको करंट थोड़ा पहले बार तो पूछा था तो 1 साल 2 साल पुराना पूछा था। अभी मैं एनटीपीसी का भी देकर आया हूँ, तो उसमें तो अभी फिलहाल एनटीपीसी भी दिए हैं। हाँ, 21 का ही पूछ रहा है करंट। तो अब देखिए इस बार कैसा करंट आता है। करंट 21 का ही पूछ रहा है। आप लोग एसपीडी वगैरह से करंट पढ़ सकते हो। बाकी तमाम सारी बातें हो गई। तो आप सब लोग प्लीज़ क्या करें, हमारी प्ले लिस्ट में जाओ और साइंस में जो है, साइंस वाली जो क्लास है आप लोगों का, वो प्ले लिस्ट में जाना है। उसमें फिजिक्स है और अभी बायोलॉजी चल रही है, और कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम तक कंप्लीट करा दूंगा। और बायोलॉजी का 10 लेक्चर पहले से डला हुआ है और भी कुछ कुछ डलेगी इंपॉर्टेंट। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। और आप लोग एक बात अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग इस बार अंतिम मौका है, जी जान लगा दे, ढंग से तैयारी करें।